pharmohub.pk. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Let's start with our today's topic, tissues of the body. जो आप लोगों ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, आपने लास्ट टाइम टिश्यूज के बारे में पढ़ा था कि सेल्स जो होते हैं ना, जब एक से ज्यादा सेल मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, इसी तरह टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था बेसिक सेल का स्ट्रक्चर, सेल का इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन। आज से हमारा जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जो मेन एनाटॉमी है। ठीक है, आप सबने बहुत तवज्जो से सुनना है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, एक छोड़ के 10 बार मुझे मैसेज करें, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। अच्छा जी, एज ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम सिंगल टू मल्टी सेलुलर, सेल स्पेशलाइज, बॉडी इज इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। Malfunction of one group of cells is catastrophic. Cells specialize into types of tissues then intersuppressed into organs. इसमें लिखा है कि जैसे ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है तो एक सेल जो होता है ना वो डिवाइड करता है और काफी ज्यादा सेल्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू। ये टिश्यू जो है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है। टिश्यू की प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर एक ऑर्गन है, उसके अंदर कुछ टिश्यू कोई और काम करें, कुछ टिश्यू कोई और काम करें, कुछ सेल्स कोई और काम करें, हम उन्हें टिश्यू नहीं कहेंगे। टिश्यू हमेशा वो वाले सेल्स होंगे जो एक जैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन शो करेंगे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सारी जिंदगी नहीं भूलना कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यूज हैं। 4 तरह के। एक है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम। एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। एक है नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर आपके न्यूरॉन्स आते हैं। ठीक है, जो एपिथेलियम ये क्या करती है, ये आपकी जो भी बॉडी की सरफेसेस हैं उनको कवर करती है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपकी स्पोर्ट प्रोटेक्शन के लिए बोन आ जाती है, लिगामेंट्स आ जाते हैं, टेंडन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं। आपके जो मसल होते हैं वो आपकी मूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, और जो नर्वस सिस्टम है वो आपको कंट्रोल करता है, आपको कमांड देता है। आपका ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड सब उसमें इन्वॉल्व होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एपिथेलियल टिश्यू। हम चारों टिश्यू को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज पढ़ेंगे इनका। आज हमने पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, अब बच्चों आपको नाम से पता चल रहा है ये एपिथेलियम बनाता है। एपिथेलियम कहते हैं उर्दू में जिस तरह आप कहते हो लेयर को या झिल्ली को या ऊपर वाली सरफेस को। ठीक है, तो किसी भी चीज के ऊपर कवरिंग करने का, उसके ऊपर कुछ सरफेस बनाने का क्या मकसद होता है? सारी बात है उसको प्रोटेक्ट करना। ये फंक्शन इसके एक दफा देखें, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन। प्रोटेक्शन के अंदर क्या होगा, हमारी स्किन हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? सनलाइट से, बैक्टीरिया से और फिजिकल डैमेज से। ठीक है ना, ये तो नहीं ना कि अगर आपका हाथ हल्का सा दीवार को लगे और आपको फौरन इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन से को बंदा मर जाए, ऐसे नहीं होता। अल्लाह पाक ने स्किन रखी इसलिए ताकि जो बैक्टीरिया हैं या जो जर्म्स हैं वो हमारी स्किन के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते, तो हमारे प्रोटेक्शन मिल गई। इसी तरह एब्जॉर्प्शन कैसे, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। आपको पता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे इसोफेगस में जाता है, उसके बाद जाता है स्टमक में, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना अल्लाह पाक ने एपिथेलियम के अंदर ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स रखे हैं, विलाय, माइक्रोविलाय के, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी एपिथेलियम का काम। फिर फिल्ट्रेशन, किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, आपके जो वेस्ट हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और जो आपका ब्लड है वो बॉडी में रिटर्न हो जाता है। तो किडनी के एपिथेलियम के अंदर भी अल्लाह पाक ने छोटे छोटे पोर्स रखे हैं, वो भी एपिथेलियम का फंक्शन आ गया। फिर सेक्रेशन, आपके डिफरेंट ग्लैंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पसीना आता है, परस्पायरेशन, ऑयल, आपका सीबम निकलता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, ये सब सेक्रेशंस है ग्लैंड्स की। और ये सेक्रेशन ग्लैंड से बाहर कैसे निकलती हैं? वाया एपिथेलियम। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा वाइवा में भी पूछेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम। फिर है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये आपने याद करनी है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आपने गौर से सुनना है। कहते जो आपके पास एपिथेलियम है ना, एपिथेलियल टिश्यू, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला तो शीट, हम उसे कहते हैं, कवरिंग उसे कहते हैं जो फुल ए टू सी हो। ठीक है, यानी कि ग्लैंड को, एक स्ट्रक्चर को प्रॉपरली उसने एनक्लोज किया हो,
तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट्स फिट लाइक टाइल्स। नंबर 2, एपिकल सर्फेसेस। All epithelial cells have a top surface that borders an open surface known as lumen. और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, अंडरलाइन ऑफ ऑल एपिथेलियल सेल्स व्हिच एंकर देम टू कनेक्टिव टिश्यू। देखो, एक ग्लैंड पड़ा है, एक स्ट्रक्चर पड़ा है, उसके ऊपर एक एपिथेलियम है। अब एपिथेलियम के दो फेसेस है ना, एक जो उस ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है उसको हमने कह दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक उसका बाहर वाला हिस्सा जो ओपन एनवायरनमेंट के साथ है उसको कह दिया एपिकल सरफेस। ठीक है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे वाइवा में पूछेंगे। सर कहेंगे कि बेटा बताओ एपिथेलियम जो है ये वस्कुलर होती है कि नहीं, यानी कि एपिथेलियम के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेन्स होती हैं कि नहीं। तो ये याद रखना है, ये ए वस्कुलर है। ठीक है। ए वस्कुलर का मतलब है लैक्स ब्लड वेसल। दीज आर नरिश्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू की न्यूट्रिशन होती है ना, वही एपिथेलियम की होती है। एपिथेलियम को स्पेशली ब्लड नहीं प्रोवाइड किया जाता। और ये एपिथेलियम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रीजनरेशन एंड रिपेयर क्विकली। आपको कभी चोट लगे, आपको खराशियां आ जाती हैं जिसे एब्रियंस कहते हैं, कुछ अरसे बाद आपकी स्किन दोबारा आ जाती है। क्यों? आपकी एपिथेलियम रीजनरेट करती है, वरना तो किसी को एक बार चोट लगे सारी जिंदगी चोट ही लगी रहे, ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों, आपको ये आपके प्रॉफ में बारहा क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि क्लासिफाई एपिथेलियल टिश्यू विद देयर लोकेशन एंड एग्जांपल। तो आपने ये चीज नहीं बोलनी कि एपिथेलियम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किधर होती हैं, उनकी लोकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी जिंदगी आपकी ये चीज जाननी छोड़ेगी। देखते हैं, सबसे पहले कहता है सेल शेप की बेस पे ना, सेल की शेप की बेस पे हम एपिथेलियम को डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में। सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर क्यूबॉइडल और कोलमनर। जो स्क्वेमस होती है ना, वो फ्लैट सेल्स होते हैं, जैसे कि ये सबसे ऊपर बने हुए हैं फ्लैट सेल्स। ठीक, या ये देख लें, ये फ्लैट सेल है और इनका जो है ना न्यूक्लिया है वो ओवल है, फिश स्केल्स की तरह के होते हैं। क्यूबॉइडल नाम से पता चल रहा है क्यूब्स की तरह के होते हैं, ये देखें। कॉलमनर नाम से पता चल रहा है कॉलम्स लंबे लंबे होंगे। अब सेल लेयर की बेस पे हम इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। देखो, या तो मैं कहूंगा एपिथेलियम की एक लेयर है या एक से ज्यादा लेयर है। तो अगर एक लेयर है तो उसको कहेंगे सिंपल, वन लेयर, जिस तरह सबसे ऊपर है। और अगर ज्यादा लेयर्स होंगी, मैनी लेयर, तो फिर उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक से ज्यादा लेयर। अब अगर स्क्वेमस वाली एक है तो सिंपल स्क्वेमस, एक से ज्यादा है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। इसी तरह सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। इज इट क्लियर? अब ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर होगी फ्लैटेंड सेल्स की। फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, नो इफेक्टिव प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि बेचारी पिद्दू सी तो है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ने क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। और इसकी लोकेशन क्या है? वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। आपकी जो कैपिलरीज हैं उनकी जो वॉल्स होती है ना, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की मिलके बनती हैं। आपके लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स हैं वो, ठीक है, आपकी बॉडी कैविटी के अंदर जितनी भी सीरस मेम्ब्रेन्स हैं, और सीरस मेम्ब्रेन का मैं आपको कैसे समझाऊं? देखें, जिस तरह आपके मुंह के अंदर ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी के अंदर स्किन तो नहीं है ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे जो होती है ना, वो होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये इसकी डायग्राम देख लें। फिर है जी सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल मतलब सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ग्लैंड्स, फिल्ट्रेशन इन किडनीज। लोकेशन किधर है? ग्लैंड्स एंड डक्ट्स, पेनक्रियास, लाइवरी ग्लैंड, किडनी ट्यूब्यूल्स, ओवरीज। ये आपसे पूछेंगे कि भाई जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स के अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है, तो ये याद रखना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हियर इट्स स्ट्रक्चर। फिर है जी सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलमनर नाम से पता चल रहा है फ्लैटेंड लेयर या सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, लॉन्ग कोलमनर सेल्स। इनकी न्यूक्लियाई सेम लेवल पे होते हैं, यानी कि अगर 10 सेल्स पड़े हुए हैं ना, 100 सेल्स पड़े हुए हैं कोलमनर, तो सबके न्यूक्लियर राउंड होंगे और एक ही लेवल पे होंगे। ये नहीं कि कोई किसी का ऊपर है किसी का नीचे है। इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन व्हेन ओपन्स टू बॉडी कैविटी कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह हमारे ओरल ओरल कैविटी से जब नीचे जाए ईसोफेगस के अंदर है, ठीक है ना, वो सारी है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है। कहीं कहीं पे वो जो हमने पहले पढ़ी है, ये
सिंपल क्यूबॉइडल, सॉरी सिंपल स्क्वेमस ये भी होती है, लेकिन मेजरली अगर आपसे कोई पूछे तो आपने उसके जवाब में कहना सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होती है, ठीक है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। दे आर बम्पी एक्सटेंशन ऑफ एपिकल सरफेस, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। जिस एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई लगे होते हैं वो सिंपल कोलमनर होती है। इसी तरह आपके गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, वो गॉबलेट सेल्स जिन एपिथेलियम पे लगे होते हैं वो भी हमारे पास सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लें, एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे माउथ से लेके हमारी एनएस तक, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए, सोते जागते खाते पीते आपसे जब भी कोई पूछे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सी एपिथेलियम है, आपको फिंगर टिप्स हो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। इस तरह होती है, देख लें न्यूक्लियस सबके सेम लेवल पे। फिर है जी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी है, इसमें एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। अच्छा जी, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है irregularly shaped cells with nuclei at different levels appear stratified but aren't। देखो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो स्ट्रेटिफाइड फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि आपको देखने में ऐसा लगेगा ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, यानी कि एक से ज्यादा सेल है, लेकिन सेल की एक ही लेयर होगी। आपको ऐसा क्यों लगेगा कि एक से ज्यादा लेयर्स हैं? क्योंकि न्यूक्लियाई डिफरेंट लेवल्स पे होंगे, किसी का ऊपर, किसी का नीचे, किसी का आगे पीछे, आपको ऐसा लगेगा ये काफी लेयर्स हैं, लेकिन वो एक लेयर होगी, इसलिए उसको सूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, वो स्ट्रेटिफाइड नहीं है। ऑल सेल्स रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लगे होंगे, लेकिन सबके न्यूक्लियाई डिफरेंट लेवल पे होंगे। इनका फंक्शन और लोकेशन आपने गौर से देखनी है। ये रेस्पिरेटरी लाइनिंग और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, यानी कि आपके नॉस्ट्रल्स में, आपके ट्रैकिया में, आपके लिरिंग्स में, आपके ब्रोंकाई में, आपके लंग्स में ये होंगे, ठीक है। और आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि फीमेल्स के अंदर फिलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस, ठीक है ना, उनमें, और सॉरी ओवरीज नहीं, यूट्रस में और वजाइना में। और जो है मेल्स के अंदर वो जो सेमिनल डक्ट्स हैं, आपने सारा पढ़ा है बायो में, उन सब सारी सिस्टम के अंदर जो है ना सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है। ये देख लें सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये डायग्राम गौर से देखें। आपको ऐसा लग रहा है कि सेल्स काफी ज्यादा डिफरेंट है, हालांकि ऐसे नहीं है। सेल्स की एक ही लेयर है, लेकिन सेल्स इरेगुलरली पड़े हुए हैं। अच्छा जी, फिर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बच्चों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है स्ट्रेटिफाइड, यानी कि एक से ज्यादा लेयर है किसकी? स्क्वेमस एपिथेलियम की, ठीक है। मेनी लेयर्स, यूजुअली कोबॉइडल, कोलमनर एट बॉटम एंड स्क्वेमस एट टॉप। अब आपने ये नहीं कहना कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब है कि जितनी भी लेयर होंगी वो सारी की सारी स्क्वेमस एपिथेलियम की होगी। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना एग्जामिनर चेक करेगा वाइवा में, कहेगा बेटा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर क्या होगा? आपने कहना है सर काफी लेयर्स होंगी उसके अंदर, लेकिन वो लेयर क्यूबॉइडल होंगी या कोलमनर होंगी, लेकिन उनकी सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ना वो होगी स्क्वेमस एपिथेलियम, इसीलिए हम उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। काफी लेयर्स होंगी सेल की, नीचे जो सेल पड़े हैं उनमें कोलमनर भी होंगे, क्यूबॉइडल भी होंगे। पहली एक लेयर कोलमनर की होगी, फिर उसके ऊपर 2 या 3 लेयर क्यूबॉइडल सेल्स की होंगी, और सबसे ऊपर हमारे पास स्क्वेमस सेल्स होंगे, फ्लैट सेल्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। Keratin is accumulated in older cells near the surface, waterproof and toughen skin। बच्चों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी स्किन है। आपकी स्किन है केराटिनाइज्ड, आपका माउथ, आपका थ्रोट, हमारी स्किन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम केराटिनाइज्ड, यानी कि हमारी स्किन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और उसके ऊपर केराटिन की कोटिंग है, ठीक है। ये देखें जी, सबसे पहले ये डायग्राम देखें, ये वाली। इस डायग्राम में सबसे नीचे कोलमनर सेल्स हैं, फिर कोबाइडल सेल हैं, और सबसे ऊपर हमारे पास फ्लैट स्क्वेमस सेल्स हैं, और केराटिन भी है। केराटिन की वजह से ब्लू ब्लू हुआ है, ठीक है। ये देखें सूडो स्ट्रेटिफाइड, सॉरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये नॉन केराटिनाइज्ड है, इसका मतलब कि इसके अंदर केराटिन नहीं है। तो याद रखना जो केराटिनाइज्ड होती है ना वो बॉडी के बाहर होती है, स्किन के अंदर, और जो नॉन केराटिनाइज्ड होती है वो बॉडी के अंदर होती है, जैसे आपके माउथ के अंदर, आपकी ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। ये पेट एमसीक्यू आपको आएगा कि ईसोफेगस के अंदर कौन सी है और स्किन के अंदर कौन सी है। तो स्किन के अंदर कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, और ईसोफेगस के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। इसके बाद है जी ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने बहुत चुन के आप लोगों के लिखे हैं ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा बुक्स ना पढ़नी पड़े, इधर-उधर आपको ना खपना पड़े। मेरी स्लाइड करें, मेरा लेक्चर सुने, मोर देन इनफ है। अच्छा जी बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ना ये बड़े मजे की एपिथेलियम होती है। ये बड़ी एडजस्टिंग एपिथेलियम होती है, यानी कि ये ना स्ट्रेस की वजह से अपने एपिथेलियल सेल्स को चेंज कर लेती है। कैसे करती है देखते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर ना काफी लेयर्स होती हैं। ये वेरी स्पेशलाइज्ड होती है। जो बेस के ऊपर सेल्स होते हैं ना नीचे, वो होते हैं क्यूबॉइडल या कोलमनर। और जो इसमें होता है चेंज बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड सिंपल एज टिश्यू स्ट्रेच्ड आउट, यानी कि जब टिश्यू पे प्रेशर नहीं होता तो एपिथेलियम किसी और तरह की होती है, ठीक है। और जब टिश्यू पे प्रेशर पड़ जाता है तो एपिथेलियम स्ट्रेच की वजह से अपना अपना अपने सेल्स चेंज कर लेती है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, इस तीनों के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। आपको पता है हमारा यूरिन किधर स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब जो ब्लैडर में हमारा, पहले हमारे ब्लैडर में कोई यूरिन नहीं है, हमारा ब्लैडर बिल्कुल आराम से है, नॉन स्ट्रेच फॉर्म में है, तो वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी सिंपल। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, अब जी यूरिन आया, जब 300 ml यूरिन हुआ तो उसके अंदर रिफ्लेक्स जनरेट हुई। आपको, आपने कहा भाई मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे सुसु आया है, ठीक हो गया। आपको कैसे पता चला? जब 300 ml यूरिन आपके ब्लैडर में क्यूमुलेट होता है तो आपकी ब्रेन में एक रिफ्लेक्स जाती है जिसको कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। उस रिफ्लेक्स की वजह से आपका जो ब्लैडर है ना वो स्ट्रेच होता है। आपका ब्लैडर स्ट्रेच होगा तो आपकी कौन सी एपिथेलियम होगी? सिंपल एपिथेलियम। और जब आपका ब्लैडर रिलैक्स फॉर्म में है तो आपके पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी, ठीक है। ज़ाहिर बात है ना, आपके पास फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड पड़ा है, अब वो नॉन स्ट्रेच फॉर्म में है तो उसका वाया कम है। जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो उसका डायमीटर लंबा हो जाएगा लेकिन उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना। ये हिसाब है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का कि जब नॉन स्ट्रेच फॉर्म में होगी तो वो स्ट्रेटिफाइड होगी यानी कि मैनी लेयर्स, और जब स्ट्रेच आएगा वो स्ट्रेच आउट होगी तो सिंपल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपसे एग्जामिनर लास्ट में पूछेंगे। आपको इसकी स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसकी लोकेशन याद होनी चाहिए। ये देखें, ये है। अब ये वाली जो डायग्राम मैंने खोली है ये किस फॉर्म में है? स्ट्रेच के नॉन स्ट्रेच? अभी आपने मुझे बताना है। ये देखें जी, एक और खूबसूरत डायग्राम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। कहता है यूरिनरी ब्लैडर का सेक्शन है, ब्लैडर म्यूकोसा इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। देख लें इसके अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो कोलमनर है, कुछ क्यूबॉइडल है, कुछ स्क्वेमस है, ठीक। ये बच्चों आपके लिए मैंने बड़ी खूबसूरत डायग्राम शो की है, इससे आपकी सारी एपिथेलियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर देखें अपने लेफ्ट पे सिंपल स्क्वेमस, उसके बाद जी सिंपल क्यूबॉइडल क्यूब शेप्ड सेल, फिर सिंपल कोलमनर। इसमें देख लें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन वो वाली मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर सेल्स अटैच होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा, आपके फाइबर्स होंगे। ये वाली डायग्राम देखें, ये है जी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। मैंने आपको कहा था सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में क्या होता है, आपके सारे कोलमनर सेल्स हैं लेकिन इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि आपको लगता है एक से ज्यादा लेयर है सेल की, जबकि एक ही लेयर है। ठीक हो गया। सेल्स के न्यूक्लियाई इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि आपको लगता है कि एक से ज्यादा सेल है, हालांकि एक ही लेयर होती है सेल की। इसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इसके ऊपर अगर सीलिया होंगे तो सिलिएटेड, सीलिया नहीं होंगे तो नॉन सिलिएटेड। अब ये देखें, कहते हैं जी स्ट्रेच्ड क्यूबॉइडल, सॉरी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ऊपर हमने पढ़ी सिंपल क्यूबॉइडल एक लेयर, ये है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एक से ज्यादा लेयर। ये क्या हमारे पास ट्रांजिशनल एक्सटेंडेड, यानी कि जब स्ट्रेच लगा था, और नीचे क्या है ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्टेड, जब स्ट्रेच नहीं लगा हुआ। ये क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड, ये कहाँ पे होती है बच्चों? एपिथेलियम में, ठीक है। अच्छा जी, अब है ग्लैंड्स। कहता है वन और मोर सेल्स दैट मेक एंड सेक्रीट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड ग्लैंड। इनकी प्रोडक्ट को कहते हैं सेक्रीशन। ये प्रोडक्ट प्रोटीन भी हो सकती है, एक्वस सॉल्यूशन में भी हो सकती है, हार्मोन्स में भी हो सकती है, एसिड्स में भी हो सकती है, ऑयल्स भी हो सकती है। जो चीज एक ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा ना उसे कहेंगे सेक्रीशन। और ग्लैंड क्या है? वन और मोर सेल्स दैट मेक अ सेक्रीशन। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, सबको पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं नो डक्ट, इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, दे रिलीज देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड वेसल्स। ये मोस्टली हार्मोन्स होते हैं।
थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके हार्मोन्स जो होते हैं ना, इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को ना आपने याद रखना है डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से, ठीक है। मैंने अपने वक्तों में एंडोक्राइन को ऐसे याद किया होता, एंडो का डी से डक्ट और CRIN से क्राई, क्राइन से क्राई, यानी कि दे क्राई फॉर डक्ट, ठीक है। तो दे हैव नो डक्ट, दैट्स व्हाई दे आर क्राइंग। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नो डक्ट, डक्टलेस ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिनमें डक्ट्स होती हैं। ये अपनी सेक्रीशन उन्हीं डक्ट, डक्ट कहते हैं नालियों को। अगर किसी की डक्ट होगी तो वो डक्ट में अपने सेक्रीशन डाल देगी, अगर डक्ट नहीं होगी तो नॉर्मली ब्लड में अपनी सेक्रीशन निकाल देगी, ठीक। इसकी एग्जांपल आपने याद कर लेनी है, आपसे वायरल में पूछेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल, एक्सोक्राइन की एग्जांपल। एक्सोक्राइन में स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमिलरी ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं शेप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की ना ब्रांचिंग की बेस पे दो शेप होती है, सिंपल या कंपाउंड। सिंपल ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके अंदर एक ही डक्ट होती है, और कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ज्यादा डक्ट्स होती हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी ब्रांचिंग की बेस पे। अब शेप की बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं तीन तरह पे, ट्यूबुलर या एल्वियोलर। ट्यूबुलर का क्या मतलब है कि उनकी शेप ट्यूब की तरह की होगी। एल्वियोलर का मतलब है उनकी शेप एल्वियोलाई की तरह की होगी, फ्लास्क की तरह की होगी, सैक्स की तरह की होगी। जिस तरह छोटे छोटे से वो आपने किसी शॉपर में कोई चीज डाली हो तो कैसे फूल जाता है, शॉपर में दूध हो कैसे फूल जाता है, उसी की तरह फ्लास्क बनती है, सैक बनता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा है बायो में अपने कि जो आपके लंग्स के अंदर एल्वियोलर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई, वो कैसे गोल गोल से होते हैं, ट्यूब लंबी, एल्वियोलाई गोल गोल, ठीक है। ट्यूबुलर एल्वियोलर का क्या मतलब है, इनके अंदर ट्यूब्स भी होंगी और इनके सैक्स भी होंगे। ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत डायग्राम है। इसके अंदर क्या नजर आ रहा है, ट्यूब, सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, उसके बाद सिंपल एल्वियोलर, सिंपल ब्रांच एल्वियोलर, कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एल्वियोलर, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर। इसके साथ इसकी एग्जांपल भी लिखी है, आपने इसको एज इट इज याद करना है। ये देखें, ये खूबसूरत डायग्राम है। कहता है अगर तो डक ब्रांच नहीं करती तो ये सिंपल ग्लैंड है। ये देखो, ये येलो वाली डक्ट है, डक ने ब्रांच नहीं की, आगे से ग्लैंड ने ब्रांच की है। कहता है इस द डक ब्रांच, अगर डक ब्रांच करती है तो इस तरह एक डक दो डक्ट्स में कन्वर्ट होगी और फिर आगे उनकी, इसको कहेंगे कंपाउंड ग्लैंड। कहता है अगर आपकी, इट इज अ ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। कहता है ये ट्यूब की तरह का है, देखो लंबा है, ऊपर वाला सैक की तरह का था, ये ट्यूब की तरह का है लंबा, ठीक है। अब ये वाला जो है ये एल्वियोलर ग्लैंड है, क्योंकि ये सैक लाइक है, एसिनार है, ठीक है। ये वाला ट्यूबुलो एल्वियोलर है, इसमें ट्यूब भी है आधी और आधा सैक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन याद हुई ग्लैंड की। अच्छा, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स की बेस पे ना ग्लैंड्स को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। मीरोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ये वो वाले ग्लैंड्स होते हैं कि the secretory products of these glands is discharged from the gland cells without any loss of the cell cytoplasm. Most of the exocrine glands of the body belong are of merocrine variety. For example, salivary gland, lacrimal gland, intestinal gland. ये वो वाले ग्लैंड्स होते हैं बच्चों जो अपनी सेक्रीशन एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल का अपना मटेरियल, वो नहीं जाया होता, ठीक है। ये बात याद रखनी, यानी कि एक सेल, एक ग्लैंड ने सिक्रीशंस निकाली, उसके अंदर सिर्फ लिक्विड सिक्रीशंस होगी, उस ग्लैंड के सेल्स नहीं होंगे। इसी तरह एपोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ये वो वाले ग्लैंड होते हैं कि जब इनकी सिक्रीशन निकलती है ना, तो इनके साथ इनका साइटोप्लाज्म का एपिकल पोर्शन भी कुछ रिलीज हो जाता है। In these glands, some part of the apical cytoplasm of the secretory cell is lost along with the secretory product. In apocrine glands की example कौन सी हैं? Typical sweat glands located in the axilla, armpits and perianal area. आप एक्जिला कहते हैं बगल को, ठीक है। एक्जिला के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। इन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, इनके सिक्रीशंस के अंदर इनके सेल्स भी होते हैं, हल्के हल्के जरे जरे नुमा, ठीक है। जो सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल ईयर के अंदर होते हैं, वो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप कान की मैल कहते हैं, ठीक है। ये वैक्स होती है, ये वैक्स भी एपोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, क्योंकि इस वैक्स के अंदर साथ ग्लैंड का एपिकल साइटोप्लाज्म का पोर्शन भी अटैच होता है। तो ये खाली सिक्रीशंस नहीं होती, बल्कि दे इंक्लूड सेल साइटोप्लाज्म आल्सो। इसी तरह जो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, द फैट ग्लोब्यूल्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय एन एपोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, उनके अंदर जब मिल्क सिक्रीशन होती है तो उसके साथ
मेमोरी ग्लैंड्स का कुछ साइटोप्लाज्म भी रिलीज हो जाता है, इसलिए इन तीनों को कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। आखिरी है होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स को देखें, इन these glands entire cells laden with secretory material disintegrate and all of the cellular contents are discharged from the gland as secretion। कहता है इन ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीशन के साथ पूरे का पूरा सेल ही रिलीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल सेबेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन, आपकी स्किन पे सीबम की एक लेयर होती है व्हाइट व्हाइट कलर की, जिसको कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि फेस पे ऑयल निकला है, वो सीबम होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो सीबम जो है ना, वो जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं स्पेशियस ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स आर एग्जांपल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड। वो पूरे का पूरा सेल ही आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, तीनों में फर्क याद करना है और इनकी लोकेशन याद करनी है। ये मैंने आपके लिए कोड डायग्राम बड़ी खूबसूरत सी ऐड की है, मैंने अपनी बुक ही की है। इसके अंदर हर ग्लैंड के ऊपर उसका नाम लिखा है और नीचे उसकी एग्जांपल लिखी है। ये आपने एज इट इज याद करनी है, आपको रट्टा लगना चाहिए इसका, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डक्ट एंड देयर शेप। तो ब्रांचिंग और शेप की बेस पे, दोनों की बेस पे आपको जो है ना क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल याद होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट रट्टा है, मैंने आपको समझा दिया, अब याद आपने खुद करना है। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी बात, हम बेसमेंट मेम्ब्रेन का जिक्र कर रहे हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ थिन प्लायबल शीट लाइक टाइप ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स दैट प्रोवाइड्स सेल एंड टिश्यू सपोर्ट एंड एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स वेलिंग। बच्चों, मेरे पास 15 से 20 बलून्स हैं, मैं उनको एक ही धागे के साथ बांध देता हूँ। अब वो एक धागे से जुड़े हुए हैं ना, तो बलून सेल है और धागा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है, ये याद करना है। कोलेजन टाइप 4, लेमिनिन्स, एंटेक्टिन्स, नेडोगिन्स, प्रोटियोग्लाइकन। आपके लेवल पे सिर्फ नाम याद करना है और कुछ नहीं याद करना, डेफिनेशन नाम। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, ये है जी बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शन। ये 4 फंक्शन है, आपने एज इट इज रट्टा लगाने। ये क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉफ में। क्या फंक्शन है? इट सर्व्स टू बाइंड द एपिथेलियम विद द अंडरलाइंग और सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। इट सर्व्स एज अ सीव और अल्ट्रा फिल्टर, छोटे मॉलिक्यूल को पास करवा देता है, बड़ों को रोक लेता है। ये एपिथेलियल रीजनरेशन, वॉन्ड हीलिंग में करवाता है एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ। ठीक हो गया बच्चे, आपका आज का टॉपिक खत्म। थोड़ा जल्द जो है ना लंबा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी किया। आप लोग इसको पढ़ें, कोई चीज नहीं समझ आती, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ। For any queries, join us on our social media sites.